बेगम साहिबा, ये वही लड़की है जिसको सरदार के साथ वन्नी किया गया है। नूरे जो हाथ में सर गिराए बैठी थी, एक झटके से उठाया और गुस्से से चलती उसके पास आई और घुमाता हुआ थप्पड़ उसके गाल पर रसीद किया। वो जो हफ्सा को देखने में मगन सी थी, उसके थप्पड़ की रफ्तार से 2 कदम पीछे को हुई। हाथ बेयकीनी की कैफियत में अपने गाल पर गया। उसने निगाह उठाकर सामने देखा तो एक लड़की उसको खूनख्वार निगाहों से देख रही थी। यकदम आंखों में खून उतरा और जिस्म में एक ऐसा इश्तियाल पैदा हुआ। दूसरी कोई बात समझ नहीं आई और घुमाता हुआ उल्टे हाथ का थप्पड़ नूरे के सीधे गाल पर रसीद किया। चटाख! ये थप्पड़ इतनी शिद्दत से मारा गया था कि जिसकी ताब न लाते हुए वो जमी बोस हुई थी। सारी खवातीन जो नफरत से उसको देख रही थी, सब एकदम पीछे को हुई। शोर की आवाज़ से हफ्सा जो किचन में जाने लगी थी, वो एंट्रेंस की साइड पर आई। मुशाइम को इतने गुस्से में देखकर वो वहीं जम सी गई थी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे छूने की? कोई बेकार लड़की समझा हुआ है क्या मुझे? वो हलक के बल चिल्लाई। उसको तो आग ही लग गई थी बेफजूल के थप्पड़ से। एक बात सारे कान खोलकर सुन लें आप लोग, मैं बहुत धीमे और हल्के मिजाज की लड़की हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे पंगा लेने की सोचेगा ना, तो खुदा की कसम किसी की उम्र का भी लिहाज नहीं करूँगी। मैं कोई गांव की दब्बू लड़की नहीं हूँ, मुशाइम हूँ, बैरिस्टर मुशाइम बेग। इसलिए मुझसे 2 फीट दूर रहिएगा साहब। उसका बस नहीं चल रहा था कि नीचे गिरी लड़की का खून ही पी जाए। हफ्सा की हैरत खत्म नहीं हो रही थी उसको इतने गुस्से में देखकर। मुशाइम बहुत कम गुस्सा करती थी, वो बस संजीदा रहना पसंद करती थी। गुस्सा तो बिल्कुल उसको आता ही नहीं था। वो वाकई मुशाइम थी, दुश्मन को ऐसी मात देने वाली जिसको वो ना जिंदा छोड़ती थी ना वो मुर्दा। वो एक अलग ही मिसाल थी। वो वाकई कोई मामूली लड़की नहीं थी, मुशाइम थी, मुशाइम बेग। सच्चाई का दूसरा नाम, अपने नाम की तरह बहादुर और सबसे अलग। मैं ये केस दोबारा खोलना चाहती हूँ और असली गुनाहगार को पकड़ना चाहती हूँ। वजदान यकदम ताइश में आया। मेरे सामने इस किस्म की बकवास से परहेज करना। जानता हूँ तुम एक वकील हो, लेकिन अपनी हद में रहना। जो सलूक वन्नी के साथ होता है ना मिस मुशाइम बेग, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। अभी जो तुम यहाँ कुर्सी पर बैठी हो ना, 2 मिनट लगेंगे मुझे यहाँ तुम्हें अपने कदमों में बिठाने में। आई समझ? इंसान की बच्ची बनो और मेरे सामने ज़्यादा होशियारी करने की ज़रूरत नहीं है आइंदा। मुशाइम उसकी बातें किस ज़ब्त से बर्दाश्त कर गई थी, शायद वो ही जानती थी। सिर्फ अपनी टोन में वापस आइए मिस्टर वजदान शाह, मैं आपसे बहुत तमीज़ और तहम्मुल से बात कर रही हूँ। मेरा दिमाग ख़राब होने में चंद सेकंड लगते हैं। मैं इंसान के दिमाग के परखच्चे उड़ाने का हुनर रखती हूँ। सो प्लीज़ अपनी टोन में बात करें। क्यों करूँ मैं तुमसे तमीज़ से बात? हाँ, क्या करोगी तुम? वो एकदम हलक के बल चिल्लाया। मेरे भाई के कातिल की बहन हो तुम। इतना ज़र्फ मुझ में नहीं है जो तुम्हारी बातें अपने सामने सुन सकूं। तुम्हें अपने सामने बिठा कर रखा है ना, यही बहुत है। अपना मुंह बंद रखो और हवेली के किसी भी कोने में रहो। अगर मेरे सामने आने की हिम्मत भी की ना, तो आई स्वेयर जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा तुम्हें। और निकलो यहाँ से। वो सारे लिहाज साइड पर रखकर धाड़ा था। मुशाइम उठ खड़ी हुई और स्पाट लहजे में बोली। उसको कोई फर्क नहीं पड़ा था उसका इतना संगीन लहजा देखकर, बल्कि उसकी आंखों में देखकर वो बिना डरे बोली थी। एक बात कहूँ, बिल्कुल जाहिल लग रहे हो इस वक्त। बहुत सुना था आपके बारे में, लेकिन जो भी सुना था सब बेकार और फजूल सुना था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं नहीं रहूंगी यहाँ पर। वो एकदम कमरे में दाखिल होते ही हलक के बल चीखी थी। बुर्राक ने छोटी उंगली अपने कान में डाली। आहिस्ता बोलो, यही हूँ, मरीख पर नहीं बैठा जो इतना चीख रही हो। वो नापसंदीदगी जाहिर करते हुए बोला था। और ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ इस घर में बिल्कुल नहीं रहूँगी। वो गुस्से से नथने फुलाकर बोली। क्यों? बाहर से क्या किसी से मार खा कर आई हो जो अंगारे उगल रही हो यहाँ? वो मज़े से उसका सुर्ख होता चेहरा देखकर बोला। कोई पैदा नहीं हुआ जो हफ्सा पर हाथ उठाए। आई बात समझ? लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुम्हें पहले दिन मेरी अम्मी से सलामी में ही थप्पड़ मिला था। हफ्सा की आंखें और मुंह यकदम खुला। यू चीप इंसान, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। वैसे हफ्सा जानी, मेरा बड़ा दिल है कोई मेरा मुंह तोड़े, क्योंकि मुझे देखना है मुंह कैसे तोड़ा जाता है। और वो भी दू बदू जवाब देकर बोला था। सारी बातें गई भाड़ में। कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ किसी सूरत तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसका गुस्सा किसी तो कम होने में ही नहीं आ रहा था। लेकिन मैं भी तुम्हें 10 बार बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ से जब तक नहीं जाने दूंगा जब तक तुम मुझे मेरा कर्जा नहीं चुका देती। वो हतमन बोला। एक बात बताओ,
कहाँ से ला कर दूँ मैं तुम्हें इतना पैसा? जाने तो दो मुझे बाहर, वहीं से कमा कर दूंगी ना। वो अब रोने को हुई थी। वो तो मुश्किल है, क्योंकि मैं कभी नहीं जाने दूंगा तुम्हें बाहर कमाने के लिए। ये मेरे ख़ानदान की रिवायत के ख़िलाफ़ है। हमारे ख़ानदान की औरतें नौकरियां नहीं करती, सो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो। वो अपना तकिया ठीक करता हुआ बोला। उसकी जानिब से समझो बात खत्म, लेकिन उसको क्या पता बात तो अब शुरू हुई थी। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अंकल साहब, ये औरत किसको बोला आपने? ये लफ्ज़ तो उसको आग ही लगा गया था। किस एंगल से मैं तुम्हें अंकल लगता हूँ? वो स्पाट लहजे में बोला। तो मैं तुम्हें किस एंगल से औरत लगती हूँ? मैंने तुम्हें औरत नहीं कहा था, मैंने ये कहा था कि हमारे ख़ानदान की औरतें। अब तुम्हारा जिन्स तो औरत है ही नहीं, फिर बर्थ सर्टिफिकेट पर जिन्स वाली जगह पर लड़की या बच्ची लिखा था। वो बिल्कुल संजीदगी से बात कर रहा था, लेकिन आंखों में शोखी वाज़े थी। मैंने पहले भी तुमको कहा था कि फजूल गोई से मेरे सामने परहेज़ किया करो। वो सीने पर हाथ बांधते हुए बोली। वैसे एक बात बताओ। वो पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। क्या गुस्सा करना और लड़ना तुम्हारा पसंदीदा मशगला है क्या? तुम्हें मैं झगड़ालू लगती हूँ? तुम खुद दोगे झगड़ालू, लड़ाकू, बदतमीज़ और पता नहीं क्या क्या। मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई समझ? आई बड़े चुम्मू कहीं के। वो तो हत्थे से उखड़ी थी। वैसे हफ्सा, मैंने सिर्फ ये कहा था तुम्हें गुस्सा करना पसंद है। मैंने ये कब कहा कि तुम झगड़ालू और लड़ाका हो? ये सब तुमने खुद से सोचा। और ये चुम्मू क्या होता है? वो थोड़ा सोचने वाले अंदाज में बोला। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? एक नंबर के चुम्मू हो तुम, फजूल इंसान। वो मजीद उसको आग लगाते हुए बोली थी। खाने की मेज़ पर एक गहरा सन्नाटा था। सब बहुत खामोशी से खाना तनावल कर रहे थे। शाह हवेली का असूल था कि जब खाना खाया जाए तो मेज़ पर खामोशी रहे, लेकिन अगर किसी को मेज़ पर बात करने की इजाज़त थी तो वो शाह हवेली के मालिक सगीर शाह को। सगीर शाह एक ऐसी शख्सियत के मालिक नहायत सख्तगीर इंसान थे, जिनको रहम का मतलब तक नहीं पता था। अगर गलती की है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, चाहे सामने फिर कोई भी क्यों ना हो। जो उनके बनाए हुए असूल को नफ़ी करता था, उसके लिए शायद दुनिया का आखिरी दिन होता था। वो औरतों के पर्दे के मामले में बहुत सख्त थे। उनके लिए सबसे अहम ख़ानदान की इज्जत थी, उसके बाद ही कोई। उनके गुस्से और कहर से तो हवेली के मकीनों के साथ साथ पूरा गांव डरता था, और अगर उनमें कोई नहीं डरता था तो वो उनका बड़ा पोता सरदार वजदान शाह। उनके अपने असूल थे तो उनके अपने असूल, लेकिन वो उनकी बहुत इज्जत करता था। लेकिन उसका फ़ैसला और उनका फ़ैसला कभी एक जैसा नहीं हुआ करता था। लेकिन सगीर शाह को अपना ये पोता सबसे ज़्यादा अजीज़ था। सरदार वजदान शाह एक ऐसा शख्स जिसके लिए इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अपनी इज्जत के मामले में अपने दादा पर ही गया था। उसके लिए भी अपनी इज्जत बहुत मायने रखती थी। वो उनके लिए भी, वो भी अपने दादा की तरह किसी को माफ़ नहीं करता था। उसकी नज़र में एक दफ़ा माफ़ी का मतलब दोबारा मौका देना। वो निहायत बारूब शख्सियत का मालिक, जिसके सामने उसका सगा भाई भी बात करते कतराता था। उसके नज़दीक उसकी बात की नफ़ी मतलब मौत। उसका हर फैसला पत्थर पर लकीर। वो किसी को माफ़ नहीं करता था। अपने दादा सगीर शाह की तरह वो अपने बाप की तरह नर्म दिल का मालिक नहीं था। वो अपनी माँ और अपने दादा की तरह सख्तगीर इंसान था। वो अपने सामने किसी की भी एक नहीं सुनता था। जो फैसला वो पंचायत में करता वो सबको मानना पड़ता, और जो उसके फैसले को रद्द करता अपनी मौत को आवाज़ देता था। उस वक्त मेज़ पर खामोशी का ही राज था। सगीर शाह ने अपना गला साफ किया और उसकी तरफ मुतवज्जो होते अपनी भारी आवाज़ में बोले। क्या फ़ैसला किया है? क्या इरादा है तुम्हारा वजदान? माफ़ कर दोगे फिर मुख्तार के बेटे को? उसने अपनी आंखें उठाकर उनकी जानिब देखा और भारी आवाज़ में संजीदगी से बोला। उसने कत्ल किया है दादा साईं, उसको माफ़ी नहीं मिलेगी, उसको सज़ा तो हर हाल में मिलेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो मालूम नहीं है कहाँ। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्या सोचा है तुमने? क्या करोगे अब? मेरी मानो और वन्नी का फ़ैसला दे दो। बिला वजह की ज़िद पाली हुई है तुमने। उन्होंने लापरवाही से खाना खाते हुए कहा। सहर ने अपनी मासूम आंखों से पहले अपने लाला की जानिब देखा और उसी वक्त उसने अपनी बहन की जानिब भी देखा। सहर ने अपनी आंखें झुकाई। उसने उसकी जानिब से निगाहें वापस उन पर मरकूज़ की जो खाने के साथ अब इंसाफ कर रहे थे। दादा, मैं किसी सूरत वन्नी का फ़ैसला नहीं दूंगा, वो हतमन बोला। तो क्या मेरी बात की नफ़ी करोगे? इस मामले में अगर आपकी बात की नफ़ी भी करना पड़ी तो मैं करूँगा। वो बिल्कुल मुतमईन था। उन्होंने ये सुना और गुस्से से प्लेट में अपना चमचा फेंका। सबकी सांसें थमी थी। ये गांव है वजदान शाह, यहाँ कातिल की बहन को ही वन्नी किया जाता है। कत्ल उसकी बहन ने नहीं किया है जो उसको वन्नी कर दिया जाए।
कत्ल जिसने भी किया है सज़ा उसी को ही मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपसे मैं एक दफ़ा पहले भी बोल चुका हूँ और अभी एक बार फिर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पसंद मेरे मामले में कोई बोले, वो कोई और फिर वो आप ही क्यों ना हो। माज़रत के साथ, अगर ऐसा ही रहना है कि आपने मेरे फ़ैसलों में बोलना है तो मैं दस्तार खुशी खुशी आपके हवाले कर दूंगा और वापस शहर शिफ्ट हो जाऊंगा। और आप दस्तार चाहे फिर आप मेरे छोटे भाई बुर्राक या चाचू के बेटे मुस्तफ़ा को या फिर अपने नवासे आर्यान को दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन मैं अपने फ़ैसले खुद करूँगा, किसी को हक नहीं दूंगा कि कोई भी मुझ पर अपने फ़ैसले थोपे। एक्सक्यूज़ मी। वो बोलकर रुका नहीं था, प्लेट आगे करके अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। शहर की आंखों ने अपने लाला का दूर तक पीछा किया था। उसके जाते ही बुराक और मुस्तफ़ा भी खामोशी से उठ गए और पीछे आर्यान कमीनी मुस्कान मुस्काया। दादा ने एक नज़र अपने बड़े बेटे की जानिब देखा, बुलंद आवाज़ में बोले, खाना खा कर मेरे कमरे में आओ। वो बोले तो उन्होंने अदब से सर झुकाया और अपने कमरे में चले गए। बाकी सब भी आहिस्ता आहिस्ता खाने की मेज़ से उठकर अपने कमरों की तरफ चल दिए। शाह हवेली में सगीर शाह की 3 औलादें रहती थीं। पहली औलाद मुकर्रम शाह, दूसरी शिरजील शाह। मुकर्रम शाह की जोजा नाजिया बेगम थी। उनसे उनकी 3 औलादें थीं। सबसे पहले सरदार वजदान शाह, दूसरे नंबर पर बुराक शाह और तीसरी सहर शाह। शिरजील शाह की जोजा का नाम नाहिद बेगम था। उनसे उनकी 2 औलादें थीं, बड़ा बेटा मुस्तफ़ा शाह और उसके बाद मुस्तजाब शाह। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि उनकी एक बेटी हो, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर। शाह हवेली में सगीर शाह की बेटी भी रहती थी। शादी के कुछ सालों बाद ही उनके शोहर का इंतकाल हो गया था और वो अपने 2 बच्चे नूरे और आर्यान के साथ यहीं शिफ्ट हो गई थी मुस्तकिल। वो अपने कमरे से निकलकर सीधे हाथ के कमरे की जानिब बढ़ी। ब्लैक हाई हील, ब्लैक पैंट शर्ट, पोनी टेल। उसको पीछे की जानिब से देखे तो कोई दिलकश लड़की मालूम होती थी। हाथ में बहुत ही नफीस सा ब्रेसलेट पहने हुए। नॉब पर हाथ रखा तो दरवाज़ा टक की आवाज़ से खुला। कमरे में घुप अंधेरे का बसेरा देखकर वो झुंझलाई और आंखें घुमाकर स्विच बोर्ड पर हाथ मारा। कमरा एकदम रोशनी में नहा गया था। उसने निगाहें दौड़ाकर कमरे के मालिक यानी हमजा को तलाशा, जो ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रहा था। ये देख उसने ज़ब्त से मुठियाँ भींची, साइड टेबल पर से पानी का ग्लास हाथ में लिया और बेड के करीब गई और बिना कुछ सोचे समझे पानी सोते हुए हमजा के मुंह पे दे मारा। वो हड़बड़ा कर उठा। वो कुछ कहने के लिए लब खोलता, लेकिन सामने अपनी बड़ी बहन को खड़े देख खामोशी से अपने बाल पीछे करके सीधा होकर बैठा। ये कोई तरीका होता है भला उठाने का? उसने संजीदगी से कंबल साइड पर करते हुए कहा। अच्छा, तो तुम मुझे सिखाओगे कि क्या तरीका होता है? वो अपनी संजीदा आवाज़ में बोली। मेरा वो मतलब नहीं था। खैर, जो भी तुम्हारा मतलब था, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमजा, तुम्हें मैंने कुछ कहा था, क्या वो काम किया तुमने? जो तुम इतने आराम से बेफिक्रे होकर सो रहे हो, उस काम के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें। वो उस कमरे में खड़ी सख्त गुस्से में थी। वो शायद अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद में था। यार क्या हो गया है? मुझे सुकून तो कर लेने दो। कितना तो काम करता हूँ, चंद हज़ार देती हो और काम कुत्तों की तरह करवाती हो। वैसे ना, तुम जैसी जालिम मालकों पर भी केस बनना चाहिए और मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कोई वकील हायर कर लूँ। वैसे तुम भी बुरी नहीं हो, तुम भी अच्छी खासी वकील हो। मेरा केस तुमको भी देने का सोचा जा सकता है। हमजा, आई एम सीरियस। मैं इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं हूँ। यहीं चुप हो जाओ। बैरिस्टर मुशाइम, कभी तो खामोश रहा करो। जाओ यार, खुद भी आराम करो और मुझे भी आराम करने दो। हमजा, इंसानों की तरह मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। और हमेशा कहा है ना, ये फजूल गोई मेरे सामने करने से परहेज किया करो। 1000 बार ये बात समझाई है, लेकिन तुम्हारे पल्ले ये बात नहीं पड़ती। वो एकदम गुस्से से सीख पा हुई। अब जो पूछा है ना, उसका बिल्कुल सही सही जवाब चाहिए। यार मिशी, इतना तो काम कर दिया है, अब क्या रहता है? हमजा, प्लीज़ बी सीरियस। अच्छा भाई, बोलें। वो मुकम्मल संजीदा हुआ। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एहसन जवार की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए और ये काम मैंने तुमसे कल रात को बोला था, लेकिन तुम तो अपनी नींद तो पूरी कर लो ना पहले, फिर करोगे ना अपने काम। यार मैंने उस शख्स की सारी डिटेल निकाल ली थी, लेकिन मिशी, उसमें मुझे कोई झोल नहीं लगा। उसके पीछे कोई और है, वो नहीं है। उसने उसको तहम्मुल से समझाते हुए कहा। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसने सीने पर हाथ बांधते संजीदगी से पूछा। यार तुम समझ क्यों नहीं रही? वो बेजार हुआ था। हमजा बेग, मैंने तुमसे क्या कहा था? मेरी बात का जवाब मुझे इसी वक्त और अभी चाहिए, वो भी बिल्कुल संजीदगी के साथ। मैं अपने काम के अंदर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझे सब याद है। आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि आपको हसन जवार की इन्फॉर्मेशन चाहिए। बिल्कुल, और वो कहाँ है? उसने हतमी लहजे में पूछा। मैंने उस पर रिसर्च की है, लेकिन मुझे उस शख्स में कोई गड़बड़ नहीं लगी। वो मुझे नहीं लगता इस केस में हमारे कोई काम आ सके, उसने रसानियत से कहा
और मिशी देखो, जो चीज़ हमें दिखाई दे वो चीज़ सच तो नहीं होती है ना, बाज़ औक़ात आँखों को देखा भी तो झूठ साबित हो सकता है ना। मुशाइम ने हाथ उठाकर उसको आगे बोलने से रोक दिया। मुझे कल रात तक उसकी सारी डिटेल अपनी टेबल पर चाहिए, हर हाल में। और अगर रात तक मुझे उसकी डिटेल्स नहीं मिली तो तुम्हें भी जॉब से फायर कर दूंगी मैं। वो बोलकर रुकी नहीं थी, दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और वो बेचारा पीछे से दांत पीस कर रह गया। वो ऐसी ही थी, पेशे के हिसाब से वो वकील थी, लेकिन बकौल हमज़ा के उसकी बहन वकील नहीं, कोई जल्लाद थी, जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी बल्कि रोबोट समझती थी। हर वक्त गधे घोड़ों की तरह काम करवाती थी। आज तक वो अपने करियर में एक केस भी नहीं हारी थी। उसका एक नाम था अपने सर्कल में, मुशाइम बेग। एक दुनिया उसके काम से वाकिफ़ थी। बेग खानदान का गरूर थी। अपने दुश्मन को मात कैसे दी जाती है कोई मुशाइम बेग से सीखे। उसके दिल में गरीबों और अपनों के लिए बहुत प्यार था। यहीं वो अपने दुश्मन को मौत के मुंह तक ले जाती थी और वहाँ से वापस लाकर वहीं छोड़ देती थी। वो बहुत अलग थी। उसकी सुर्खो सफ़ेद रंगत थी, आंखें बहुत खूबसूरत और दिलकश थीं, लेकिन उन आंखों में कोई शौकपन नहीं था। उसकी आंखें हर वक्त संजीदा रहती और उसका मिजाज भी हर वक्त संजीदा ही रहता था। हमज़ा उनका छोटा भाई था। वो अपने माँ बाप के दो ही बच्चे थे। हमज़ा बेग जो उसका असिस्टेंट भी था और अपनी पढ़ाई भी मुकम्मल कर रहा है। उनका ख़ानदान अपने गांव में रहता है। बस ये दोनों ही शहर में क़याम पजीर थे। बेग ख़ानदान में इकबाल बेग जो मुशाइम और हमज़ा के दादा थे। इकबाल बेग के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम खलील बेग और उनकी जोजा का नाम सहरिश। उनकी एक ही औलाद थी, अशर। बेग साहब के दूसरे बेटे का नाम मुनीर बेग, उनकी जोजा का नाम नसरीन बेग। उनकी भी दो ही औलादें, मुशाइम बेग और दूसरा हमज़ा बेग थे। वो खेत के पास आते रुकी और निगाह घुमाकर इधर उधर देखा। उसने पैरों से ऊपर ग्रीन कलर के फ्रॉक और नीचे कैपरी पहनी थी। दुपट्टा गोल गोल घुमाकर सर पर लिया हुआ था। हाथ में लगेज था। मालूम पड़ता था कि कहीं जाने को तैयार खड़ी है। आंखों पर एकदम धूप पड़ने लगी तो हाथ रखकर उसको चेहरे पर आने से रोका। थोड़ा सा उचक कर खेत के अंदर झांकते नज़र जैसे ही खेत में काम करते अपने बाप पर पड़ी तो चेहरे पर एक प्यारी मुस्कुराहट आई। हाथ में जो लगेज था वो वहीं रखकर खेत के अंदर दाखिल हुई। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था अपने बाप का उन अमीर जागीरदारों के लिए यहाँ काम करना, लेकिन ये काम करना उसके बाप को बहुत पसंद था, इसलिए वो खामोश थी। करीब पहुंचकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए तेज़ आवाज़ में बोली, इंसान को इतना अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि कोई बड़ी हस्ती आई है, अपना काम तर्क करके उसको भी देख लेना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ तो उनके शाह साहब ही मायने रखते हैं उनके लिए, हम कहाँ। रिजवान साहब ने जब खफगी भरी अपनी बेटी की आवाज़ सुनी तो मुस्कुराते हुए पलटे। फिर जा रही है मेरी सोनी कुड़ी? जा रही है आपकी सोनी कुड़ी, लेकिन अब्बा प्लीज़ ना यार, आप भी चल लो। इतना सुकून होता है शहर में, क्या यहाँ के मालिकों की खिदमत करते रहते हो जो मुझे सख्त जहर लगते हैं। गुड़िया आहिस्ता आहिस्ता बोल, कोई सुन ना ले। रिजवान साहब ने इधर उधर देखते उसको आहिस्ता आवाज़ में कहा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सुनना है तो सुन ले। और एक बार और अब्बा, मैं गुड़िया नहीं हूँ, मैं हफ्सा हूँ, हफ्सा रिजवान अख्तर। उसने अकड़ कर कहा, और खाना भेजा था, और ये खाना अम्मा ने भेजा था, ये लें और खा लें। आज काफ़ी दिन बाद बुराक खेतों को देखने आया था। जब उसने उस लड़की को खेत में खड़े देखा, वो भी बिना चादर के, उसकी तेवरियाँ चढ़ीं। पास खड़े मुंशी जी से कड़क आवाज़ में पूछा कि ये लड़की कौन है और यहाँ क्या कर रही है। मुंशी साहब ने भी उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी देखी। छोटे शाह, ये अपने रिजवान की बेटी है, शहर में रहती है, वो सामान रखा हुआ है, शायद जा रही है, इसीलिए अपने अब्बा से मिलने आई है। किसकी इजाज़त से खेत में लड़की दाखिल हुई है? ये गरीब घराने की औरतें ऐसी ही होती हैं, ना पर्दे का कोई होश होता है और ना किसी और चीज़ का, उसने बिगड़े अंदाज में कहा और गुस्से में उसकी तरफ देखा जहाँ वो दोनों बाप बेटी अपने आप में मगन थे। रिजवान, क्या हो रहा है यहाँ? वो ताय से बोला। रिजवान साहब गड़बड़ा कर पलटे और हफ्सा ने माथे पर बल डाले। उस बदतमीज़ इंसान को देखा जो बिना इजाज़त के दोनों बाप बेटी के दरमियान घुसा चला आ रहा था। जी साहब, रिजवान साहब ने हाथ जोड़कर बोला। वो सब गड़बड़ा गए थे क्योंकि वो जानते थे कि हफ्सा कितना चिढ़ती है उन जागीरदारों से, और वो चुप हो जाए ये तो हो ही नहीं सकता था। वो अपने साहब के गुस्से से भी वाकिफ़ थे कि वो किसी का एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं करते थे। ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हारी बेटी बिना पर्दे के हमारे खेतों में क्या कर रही है? और तुम्हें इल्म नहीं है क्या रिजवान साहब के यहाँ औरतों का आना मना है? हफ्सा की इस बात पर तेवरी चढ़ी। उसका बाप कुछ बोलता, वो खुद दो दो हाथ करने के लिए मैदान में। मसला क्या है तुम्हारा मिस्टर बदतमीज़? दोनों बाप बेटी की ज़रूरी बात में घुसे चले आ रहे हो
और औरत किसको बोला। हफ्सा का बस नहीं चल रहा था, वो उसका सर फाड़ दे। फजूल में इतनी प्यारी लड़की को औरत ही बोल के रख दिया। और कुछ नहीं तो बुर्राक ने उसकी आवाज़ पर रिजवान साहब की तरफ निगाह हटाकर उसकी तरफ देखा। साफ शफाफ चेहरा, छोटी छोटी आंखें, तीखे नकूश, खूबसूरत गुलाबी होंठ, नाक में एक छोटी सी नथ। बिलाशुबा वो हसीन लड़की थी। वो उसको देखकर एक पल के लिए तो स्टिल हुआ था। दिल शिद्दत से पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का। उसने अपनी ज़िंदगी में शायद ही इतनी हसीन लड़की देखी थी कि नज़र बेसाख्ता उसकी नथ पर पड़ी। वहाँ पर एक मोती धूप में चमक रहा था। उसकी ख्वाहिश हुई कि वो उसको छू कर देखे, लेकिन खुद पर फौरन काबू पाया और अपनी भारी और रोबदार आवाज़ में बोला, ये बात किस तरीके से कर रही हो? और हेलो मिस्टर XYZ, तुम जो कोई भी हो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, लेकिन मैं कोई औरत नहीं हूँ और मुझे यहाँ आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। मेरा बाप काम करता है यहाँ, उनसे मिलने आई हूँ और अब जा रही हूँ। अब्बा मैं फिर मिलती हूँ। मिशी आप ही वेट कर रही होगी मेरा। अल्लाह हाफिज़। वो किसी को भी कुछ बोलने का मौका दिए बगैर खुदा हाफिज़ करके जाने लगी, लेकिन रुकी और पलटी और उसके करीब हुई। आइंदा के बाद बात करते हुए भी सोचना कि किससे बात करने जा रहे हो। आए बड़े। वो बोलकर खेत से निकलती चली गई। बुर्राक शाह ने उसका पीछा जब तक किया जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। मुंशी जी की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में लौटा और नज़र रिजवान साहब पर पड़ी जो हाथ जोड़े खड़े थे। छोटे शाह, माफ़ कर दीजिए, बच्ची है, वो शहर जा रही है तो इसलिए बस मिलने आई। आइंदा यहाँ नज़र नहीं आएगी। आइंदा ख्याल रखना रिजवान साहब, मुझे नहीं पसंद खेतों में लड़कियाँ आएँ। उसने अपने मिजाज के खिलाफ इतनी ही बात की और वहाँ से मुड़ गया। आज उसने अपने मिजाज के खिलाफ एक लड़की से इतनी बातें सुनी और बदले में एक लफ्ज़ नहीं बोला और साथ में रिजवान साहब को भी कुछ नहीं कहा था और बिना किसी की जानिब देखते हुए खेत से वापस हवेली के लिए निकल गया। मुंशी जी और रिजवान साहब ने बहुत हैरत से अपने छोटे मालिक को देखा जिसने किसी को कुछ नहीं कहा था, वरना बुर्राक शाह एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिसके सीने में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वजदान शाह भी कहीं कहीं लोगों की बातें सुन लेता, लेकिन उसको बर्दाश्त नहीं था कि वो अपने सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बात तक करते सुने। कुछ ये कि इतने इंसल्ट करना, उसको किसी पर भी तरस नहीं आता था। वो हर गरीब को वो अपने पैर की धूल समझता था, लेकिन आज उसका दिल धड़का था। उसका दिल आज पहली बार किसी लड़की को देखकर धड़का। वो बहुत सी लड़कियों से मिला था, देखा था, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ था। आज उसका दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। बुर्राक शाह जो गरीबों से सख्त नफरत करता था, आज उसका दिल भी एक गरीब की बेटी के लिए धड़का था। क्या होना था जब उन दोनों का मिलाप होगा? एक वो जिसको जागीरदारों से ही नफरत है, तो एक वो जिसको गरीब जात से ही चिढ़ थी। देखते आगे क्या क्या होता है। लेकिन एक तरफ शायद पहली नज़र की मोहब्बत हो गई थी, लेकिन ये एक तरफा मामला बहुत ख़राब था।